बेंगलुरु में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये बेंगलुरु का हाल है। गलियां पानी से लबालब हो गई हैं और निचले इलाके भी पानी में डूब गए। शहर में जैम की स्थिति भी बनी हुई है। आफत की बारिश के बाद देखिए बेंगलुरु जैसे शहर के कई इलाकों का क्या हाल हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पानी में फंसे हुए लोगों को किस तरह से बोट के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों और घरों में पानी दाखिल हो गया है। घुटनों तक पानी है बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त बेंगलुरु के लोगों को किस कदर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद इस वक्त कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू करने की नौबत आ गई है। बोट के सहारे कई लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी है। नाव के जरिए, बोट के जरिए जो रेस्क्यू टीम है वो लोगों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। कहीं ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, तो कहीं बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों और घरों में पानी भरा नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद किस तरह सड़कों और घरों में पानी घुसा है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इन तस्वीरों में देखिए, जो चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नीचे की तरफ, उसमें आप देखेंगे घर के अंदर किस तरह से पानी घुस गया है। लोगों के ड्राइंग रूम, कमरों तक पानी दाखिल हो गया है और इस वक्त लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की वजह से परेशान हाल लोगों को बुलडोजर के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए और ये बेंगलुरु शहर का हाल है। जोरदार बारिश के बाद सड़कें तालाब बनी नजर आ रही हैं और लोगों को ऐसे इलाकों से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है जो कि इस वक्त पानी से लबालब है। और अब आपको बेंगलुरु की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो मूसलाधार बारिश के बाद के तांडव की हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से आपको चारों तरफ पहली तस्वीर में पानी ही पानी नजर आएगा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, मूसलाधार बारिश है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सड़कों पर पानी, वहां से जो गाड़ियों का निकलना वो भी मुश्किल साबित हो रहा है। तीसरी तस्वीर, सैलाब की वजह से पानी घरों में घुस गया। ये देखिए घरों के अंदर भी पानी घुस गया है बारिश की वजह से। तो ये 3 तस्वीरें ये बता रही हैं कि बारिश के बाद बेंगलुरु में हालात कैसे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का बयान सामने आया है। ताजा बयान है ये। ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप बाकी है। ये बहुत बड़ा बयान जो कि सेना की तरफ से दिया गया है। आतंकवाद का सहारा लिया तो पाकिस्तान का नाश होगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित, खत्म नहीं हुआ है, यह सेना की तरफ से कहा गया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी की तरफ से यह बयान दिया गया है। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। और कायर पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह एक नापाक हरकत की थी। मुनीर की बुज़दिल सेना ने 8 मई को अमृतसर के गोल्डन टेंपल पर हमले की कोशिश की, जिसे हिंदुस्तान की पराक्रमी फौज ने नाकाम कर दिया। देखिए ये पूरी खबर।
बौखलाए पाकिस्तान ने पवित्र स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था। पाकिस्तान ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब पर कई बार हमले की कोशिश की थी। इन सभी हमलों को वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। सेना ने 8 मई को हुए नाकाम हमले के बारे में अब जानकारी शेयर की है। पाकिस्तान की तरफ से 8 मई की सुबह कई बार श्री हरमंदिर साहिब पर हमले की कोशिश हुई थी। वायुसेना के सजग प्रहरियों ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। GOC 15 इन्फेंट्री के मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना को सूचना थी कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ साथ नागरिक संस्थानों को भी निशाना बना सकता है। वहीं धार्मिक संस्थान भी पाकिस्तान के निशाने पर हैं। श्री हरमंदिर साहिब एक प्राइम टारगेट था। 8 मई को तड़के पाकिस्तान की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर भारी हमले का प्रयास किया गया था। भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम सतर्क थे, इसलिए सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया और श्री हरमंदिर साहिब को आज तक नहीं आने दी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब के कई शहरों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन भारत की पराक्रमी सेना ने उसके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया था। अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश के सबूत अब दुनिया के सामने हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से चलाई गई मिसाइलों का मलबा दिखाया। ये उन्हीं मिसाइलों का मलबा है जो पाकिस्तान ने भारत पर हमले के दौरान इस्तेमाल की थी। भारतीय सेना ने हत्व 1 AI-00 MLRS PL-15 UAV का मलबा की प्रदर्शनी लगाई और दिखाया कि पाकिस्तान ने 8 और 9 की रात को हमले को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की थी। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि हमने जमीन से आसमान तक की रक्षा की है। पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ चीनी A-100 और फतेह MLRS हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने स्मर्च MLRS का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान की शाहीन और अन्य मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 के साथ साथ स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों के हमले को नाकाम किया और मलबे में तब्दील कर दिया। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात जवानों के मुताबिक पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की। हमने दुश्मन पर सटीक फायरिंग की और उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि जल्द ही दुश्मन घुटनों के बल पर आ गया। और भारतीय सेना के 15 इन्फेंट्री GOC ने बताया कि पाकिस्तानी साजिश की भनक मिलते ही पूरे गोल्डन टेम्पल को एयर डिफेंस सिस्टम से कवर किया गया और फिर पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया गया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपने बिना सोचे जो किया, अब माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। आपने अगर दोबारा माफी मांगी तो हम अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके बयान पर पूरा देश नाराज है, आप लोगों को दुख पहुंचाया। तो सुप्रीम कोर्ट में सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की तरफ से, मध्य प्रदेश के मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया, उसको लेकर आज सुनवाई जारी। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट की तरफ से काफी सख्त टिप्पणी विजय शाह को लेकर की गई थी और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपने बिना सोचे जो किया, अब आप इस पर माफी मांग रहे हैं। यह काफी तल्ख टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी माफी नहीं चाहिए,
यानी कि आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च अदालत का जो रुख है इस पूरे मामले पर विजय शाह के इस बयान को लेकर, जो सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया, वो काफी सख्त नजर आ रहा है। और यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि हम कानून के मुताबिक निपटेंगे, कानून के हिसाब से इसमें जो फैसला होगा। आपने अगर दोबारा से माफी मांगी तो हम अदालत की अवमानना मानेंगे। यह जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को भी फटकार लगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार को भी फटकार लगाई गई। हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको पता, जैसा जानकारी है कि जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुओ मोटो लिया गया था और उसके बाद एफआईआर का आदेश दिया गया था। हालांकि किसी को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख है वो इस मामले में लगातार काफी ज्यादा सख्त बना हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। पहले आखिर क्यों नहीं ऐसा किया गया? राज्य सरकार ने अभी तक क्या छानबीन की है? यह सवाल भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को भी फटकार लगी है। और साथ साथ विजय शाह की बात करें तो विजय शाह को लेकर भी जो सख्त टिप्पणी है, कड़ी टिप्पणी है, वो की गई है। सख्त रुख एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान देखने को मिल रहा है। तो सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया था और जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब विजय शाह अपना बयान दे रहे थे और जो उनकी तरफ से कहा गया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जमकर सियासत भी गरमाई हुई है। और वहीं ये मामला क्योंकि अब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान आज फिर से काफी कड़ा रुख नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को ही फटकार लगाई गई है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इस मामले में एसआईटी गठित करे सरकार। एसआईटी में राज्य के बाहर के आईपीएस अफसर शामिल किए जाएं। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार इस मामले पर एसआईटी गठित करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी राज्य सरकार का इस पूरे मामले में जो रुख रहा, उससे भी सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आ रहा है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी के लेवल पर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार में भी वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, कोई एक्शन हुआ नहीं है। और इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। और इस मामले को अगर आप देखेंगे, बहुत ही शर्मनाक बयान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। और इस बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है। मंत्री विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांगी है, जबरदस्त आलोचना होने के बाद और पूरे देश में लोगों की नाराजगी देखने के बाद, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद उनकी तरफ से खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि हम आपकी माफी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि 3 महिला आईपीएस अधिकारियों के साथ एक एसआईटी बनाई जाए जो इस मामले में जांच करे। आज भी मंत्री विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि हम अपने बयान पर माफी चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब अगर आप फिर माफी मांगेंगे तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। यानी बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जांच तेज हो गई है। पुलिस आईएसआई और ज्योति के कनेक्शन की जांच कर रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से जैसे जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे जासूसी के तार जुड़ते जा रहे हैं। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को कैसे मदद करती थी, आईएसआई ज्योति का कैसे इस्तेमाल करती थी, ज्योति के जरिए पाकिस्तान किस तरह से साजिश रचने वाला था। पहलगाम हमले से पहले जब ज्योति कश्मीर गई थी तो उसने किस किस से बात की थी। पहलगाम हमले के बाद ज्योति पाकिस्तानी आईएसआई के संपर्क में थी या नहीं। पुलिस ज्योति मल्होत्रा की उस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश कर रही है जिसमें वो 28 मार्च 2024 को पाकिस्तानी दूतावास जाते हुए देखी गई थी।
फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में नूह से गिरफ्तार अरमान को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। खबर आती है। उम्र 22 साल, नाम अरमान, काम पाकिस्तान के लिए जासूसी। अब तफ्तीश में खुले कई राज। नूह के अरमान को गिरफ्तार करने के बाद अब 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए अरमान के पास से कई ऐसे सबूत बरामद किए गए जिससे पता चलता है कि उसने पाकिस्तान को कुछ अहम जानकारी भेजी थी। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी अजाब सिंह ने बताया कि नगीना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अरमान को गिरफ्तार किया है। अरमान शातिर तरीके से पाकिस्तान को भारतीय सेना की अहम जानकारी भेज रहा था। उपलब्ध करा रहा था, जबकि उस टाइम ये शासन वो आक्रमण का युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम ये सूचनाएं दे रहा, दो देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया। ये अभी सारी उसकी जानकारी हमारे पास रिमांड पर है। वो उसके मोबाइल से अन्य जो पासपोर्ट वगैरह है उनसे उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध हो उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर रही है। अरमान ने पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को भी सिम दी हुई थी जिन पर अक्सर अरमान की बातें होती थी। स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसी सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। और यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपी यूपी के रामपुर का रहने वाला शहजाद कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। शहजाद पर आईएसआई को खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। शहजाद आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। इसके साथ ही वो आईएसआई के कई एजेंट्स को पैसे भी पहुंचाता था। जांच में यह भी सामने आया कि वो जासूसी के लिए कुछ लोगों को पाकिस्तान भी भेज चुका है। यूपी एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि रामपुर निवासी एक युवक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तस्करी का काम करता है जो आईएसआई के संपर्क में है। शहजाद बीते कई सालों से पाकिस्तान जाता आता रहा है। वो भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामानों की तस्करी करता है। वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उसकी पत्नी ने भी माना कि वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सूट कहाँ से लाते थे? सूट लाहौर से। पाकिस्तान से? जी। तो कितनी बार जाते थे, महीने में या साल में? महीने में ना, साल में चले गए, 2 साल में, साल में बस 1-2 बार। शहजाद से पूछताछ के जरिए यूपी एटीएस उसके पाकिस्तानी कनेक्शन का पता लगाने में जुटी है। और जासूसी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। पंजाब के बठिंडा से भी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह व्यक्ति भटिंडा की सैनिक छावनी में ही दर्जी का काम कर रहा था। यहां पर वो करीब 2 साल से कपड़े सिलाई करने का काम करता था। वहीं अब उसके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपी की पहचान रकीब के तौर पर की गई है जो कैंट में दर्जी का काम करता था। ये पिछले 2 सालों से कैंट में ही कपड़े सिलाई का काम कर रहा था। रकीब मूल रूप से उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। आर्मी को शक था कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी कार्य कर रहा है, जिसके आधार पर बठिंडा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। फिलहाल बठिंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी रकीब को रिमांड पर लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फिलहाल रकीब के मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने उसके परिवार के 3 सदस्यों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। इधर पंजाब की मलेरकोटला से एक महिला को पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन में पंजाब के मलेरकोटला में पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली विधवा महिला गजाला के रूप में हुई है। जांच में पता चला है गजाला दानिश के लिए ऑपरेटिव के रूप में काम करती थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गजाला इसी साल 27 फरवरी को दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में वीजा के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाली पाकिस्तानी नागरिक दानिश के साथ हुई। दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर किए। उसके बाद दानिश लगातार गजाला को मैसेज करने लगा। इतना ही नहीं, उसने गजाला के अकाउंट में यूपीआई के जरिए रुपए भी ट्रांसफर किए हैं।
किसे कितना पैसा भेजना है ये भी पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाला दानिश ही तय करता था। गिरफ्तार गजाला पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अहम खबर आपको एक बार फिर बता दें, एक और अपडेट है इस मामले में। बदजुबान एमपी के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। कल रात 10 बजे तक एसआईटी बनाने का आदेश दिया गया, यानी इस मामले में अब एक टाइमलाइन भी सामने आ रही है। एक साफ तौर पर आदेश ये सामने आया है कि एसआईटी में एमपी कैडर के 3 आईपीएस अफसर भी होंगे, जिसमें एक महिला आईपीएस ऑफिसर भी होंगी। एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब इस मामले की एसआईटी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे देश के नेता हैं, नेताओं से अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है, यानी इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज नजर आ रहा है। उसका रुख, उसका रवैया काफी सख्त नजर आ रहा है। शुभम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुभम, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय शाह, जिन्होंने यह शर्मनाक बयान दिया, वो क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम अब अपना इस्तीफा सौंपेंगे या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। और इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो सबसे पहले हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर करने के आदेश दिए। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से भी उन्हें फटकारी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार से भी सवाल पूछा कि आपको कदम उठाना चाहिए था, हाईकोर्ट को क्यों उठाना पड़ा। और अब उसके बाद एक एसआईटी गठित की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस शुभम मैं आता हूं आपके पास। बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट बैंक के कारण मंत्री विजय शाह को बचाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं आपके पास। पीयूष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। पीयूष, बहुत सख्त रुख है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाने की बात कही गई है, एक डेडलाइन दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हुआ, क्या रुख था अदालत का, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त था और सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर इस बात से नाराज है कि आपने ऐसा बयान दिया और उसके बाद कोर्ट के सामने आप माफी मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपकी माफी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और अगर इस तरह से आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते रहे तो इसे अवमानना माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि लॉ प्रोसेस शुरू हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए हम एसआईटी गठित कर रहे हैं, जिसमें एक महिला होगी और 2 पुरुष आईपीएस होंगे, और तीनों ही मध्य प्रदेश कैडर से तो हो सकते हैं, लेकिन वो राज्य के बाहर तैनात हों, वो यहाँ पर जांच करेंगे और वो रिपोर्ट पेश करेंगे। पहली रिपोर्ट पर 28 मई को सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आखिर हकीकत क्या है। और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फौरी तौर पर आदेश दिया है कि गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। पीयूष, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मंत्री विजय शाह ने जो कहा वो तो सबके सामने है, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर उन्होंने ये बयान दिया है, जिसकी पूरे देश में निंदा हुई, सबने उस बयान को सुना। अब एसआईटी का काम क्या होगा, मतलब क्या जांच होगी इसमें? बिल्कुल, देखिए समीर, जो कानून है वो अपने तरीके से काम करता है। जो वीडियो आया है वो कहीं डॉक्टर तो नहीं है, उससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, वो बयान पूरा है या नहीं है, और वो जो बयान दिया गया है उसका वास्तविक निहितार्थ क्या है। क्या ऐसा तो नहीं था कि वो कहना कुछ चाहते थे और गलती से वो बीच का जो पोर्शन हो वो रह गया हो। इस तरीके की तमाम स्थितियां होती हैं, उन पर गौर किया जाता है, और अगर कहीं से भूल सामने आती है तो इस मामले पर अदालत का रुख थोड़ा सा, जो अभी इतना सख्त रुख है सुप्रीम कोर्ट का, उस रुख में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर स्थितियां स्पष्ट तौर पर ये सामने आती हैं एसआईटी के कि जांच में ये पाया गया कि कहीं कोई भी खामी नहीं है और जैसा वीडियो है वस्तुतः स्थिति भी वैसी ही है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख यही होगा कि आप हमारे सामने माफ़ी ना मांगे और किसी भी तरह की राहत की उम्मीद ना करें। अब देखना ये होगा कि जो एसआईटी की फर्स्ट रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट आदेश कर दिया है, अब 3 आईपीएस जो होंगे जिनकी एसआईटी होगी वो हर एक पहलू पर जांच करेंगे। हर एक पहलू का सेंस ये है, ठीक है, एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी। गिरफ्तारी पर रोक है फिलहाल मंत्री विजय शाह की। शुभम,
मुझे ये बताइए, शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शाह से शुभम ने बातचीत भी की थी और उसमें भी वो माफी मांगते हुए नजर आए थे। यही काम माफी मांगने का उनके वकील करते नजर आ रहे हैं। शुभम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी पर तो रोक हो गई है, यानी गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, लेकिन एक्शन तो हो सकता है, कार्रवाई तो हो सकती है। इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतना शर्मनाक बयान देने वाले मंत्री का अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए समीर, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही हाई कोर्ट भी पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी। हाई कोर्ट भी आप देखिए कि स्वतः संज्ञान लिया और कहा गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर लिखने में 3 घंटे पुलिस ने लगा दिए। उसके बाद जो एफआईआर सबमिट की गई उस पर भी हाई कोर्ट की ओर से मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगी कि ये कोई एफआईआर है, ऐसी धाराएं लगी है, इस तरह की एफआईआर लिखी है कि आसानी से ये रद्द की जा सकती है। और उसके बाद जब विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब जो सवाल आपने किया कि इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, आप देखिए कि इसमें सरकार और संगठन यानी कि बीजेपी की ओर से कार्रवाई हो सकती थी और सरकार की ओर से विजय शाह पर कार्रवाई हो सकती थी। पार्टी हो सकता है निष्कासित कर सकती थी, सरकार जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर सकते थे, मगर वो सब चीज़ें नहीं हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव तो सामने आए और उन्होंने कांग्रेस से सवाल कर दिया कि आपने केजरीवाल का क्या उस वक्त इस्तीफा हुआ था, सिद्धरमैया का इस्तीफा हुआ था, तो इस तरह की बातें मोहन यादव ने कर दी और इशारों में उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि इस्तीफा नहीं होगा। ये चीज़ उन्होंने अपने बयान में नहीं बोली कि इस्तीफा नहीं होगा, मगर इशारों में उन्होंने सारी बात बोल दी। दरअसल विजय शाह 8 बार के विधायक हैं, गोंड जाति से आते हैं, आदिवासियों में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं और कहीं ना कहीं अब ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए समीर कि पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए विजय शाह का इस्तीफा नहीं करवा रही है। मगर यही विजय शाह ने जब 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था तो कुछ ही दिनों बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि तमाम इंसिडेंट्स इस वक्त भी लोगों के जहन में एक बार फिर ताजा हो रहे हैं और अहम सवाल यही है कि क्या वोट बैंक के चलते अभी तक मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया है? शुक्रिया शुभम और पीयूष आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शोपियां से आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया, देखिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को सहयोग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 43 जिंदा कारतूस और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले में आतंकवाद निरोधक अभियान के तहत कई जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों का कहना है कि करीब 1.5 दर्जन जगहों पर रेड की गई है। ये रेड उन लोगों के परिसरों पर की गई है जो पाकिस्तान और पीओके के सक्रिय आतंकवादियों के मददगार या फिर रिश्तेदार हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये अभियान सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई सतर्कता और आपसी समन्वय की वजह से सफल हुआ है। 2 दिन पहले ही बड़गांव जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान मुजम्मिल अहमद, इशफाक पंडित और मुनीर अहमद के रूप में हुई थी। ये सभी मीरीपोरा वीरवा इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से पिस्टल और हथगोला सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यूपीए से संबंधित धाराओं के तहत मगान थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इधर सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। पुंछ में 2 हफ्ते के बाद स्कूल खुले हैं। सामान्य होती घाटी पर आप देखिए रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में भी एलओसी के पास वाले इलाकों में भी अधिकांश स्कूल फिर से खुल चुके हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। बच्चे पहले की तरह काफी संख्या में अपने अपने स्कूल पहुंचे। अब स्कूल खुलने पर खुशी जाहिर की गई है। जी हम बहुत खुश हैं सर, वी आर सो हैप्पी। हमारा 2 हफ्ते बाद स्कूल लग रहा है और हमने सब उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब हम इतने पीसफुल से वापस से इतना जल्दी ये कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई गोलाबारी के चलते सीमा से सटे कई क्षेत्रों में भारी तनाव था। नागरिक इलाकों को निशाना बनाए जाने के कारण सुरक्षा कारणों से स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। हफ्तों के बाद दोबारा से स्कूल रीओपन हुए हैं। इस मौका पर मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर ये मौका दिया और हम आज गेट टुगेदर हुए। पेरेंट्स की भी बड़ी ये डिमांड थी कि बच्चों का नुकसान हो रहा है और बच्चे भी घर पे बड़े एग्जॉस्ट हो रहे थे। तो आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में हमारे बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और हर स्कूल में पहुँच रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं। अगर इनकी पढ़ाई सफ़र होती है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान है देश का।
और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के पास हंगामा करने वाले पाकिस्तानियों को भारत के अफसरों ने तगड़ा जवाब दिया है। दूतावास के अफसरों और कर्मचारियों ने कोई हल्ला न करते हुए सिर्फ एक पोस्टर इमारत पर चस्पा कर दिया। इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में दूतावास के कर्मचारियों ने बिना कुछ कहे पाकिस्तानियों को सख्त संदेश दिया कि आपको दहलाने वाला भारतीय सेना का ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की बदतमीजी करने से पहले अच्छी तरह सोच ले। पुर्तगाल स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में दूतावास की इमारत पर बैनर लगा देखा जा सकता है। इस बैनर में ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ लिखा है। इस बैनर के नीचे दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी खड़े हैं। दूतावास ने लिखा है कि पुर्तगाल में चांसरी भवन के पास पाकिस्तान की ओर से आयोजित कायरतापूर्ण विरोध प्रदर्शन का दृढ़ता से जवाब दिया। हम पुर्तगाल सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत ऐसे हताशाजनक उकसावे से नहीं डरेगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान में हुए सैन्य संघर्ष और तनातनी के बीच कुछ पाकिस्तान के नागरिक लिस्बन में भारतीय दूतावास के बाहर पहुंच गए थे। इन लोगों ने यहां हुड़दंग करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनको खदेड़ दिया। बात बिहार की करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है। चिराग ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, देखिए आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर यह मुलाकात की। साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को खारिज कर दिया। दरअसल पटना में उनके मुख्यमंत्री बनने के पोस्टर लगने से बिहार की राजनीति में हलचल थी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं बिहार बीजेपी की तरफ से भी एक बार फिर ये कहा गया है कि एनडीए की अगुवाई नीतीश कुमार ही करेंगे। चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की मजबूत स्तंभ है। आने वाले महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान जी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात के स्पष्ट राजनीतिक संकेत हैं एनडीए को प्रचंड बहुमत में लाना। चिराग जी पहले ही कह चुके हैं कि वे पीएम मोदी के हनुमान हैं। अब हनुमान जी पीएम एवं सीएम के विकास कार्यों की गदा लेकर बिहार में कूद पड़े हैं। निश्चित रूप से इसका विधानसभा चुनाव में एनडीए को लाभ मिलेगा। और दक्षिण भारत में प्री मॉनसून बारिश शुरू हो चुकी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन पटरी से उतर गया। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु में किस कदर बारिश हुई है। क्या मेट्रो स्टेशन, क्या सड़क और क्या क्रिकेट का मैदान, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल बेंगलुरु में शनिवार रात को गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश के साथ आई आंधी ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में शहर में करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई। शहर के साई लेआउट क्षेत्र में हालात सबसे गंभीर नजर आए। जलभराव के कारण लोगों के घरों तक पानी पहुंचा, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के कई इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 20 मई तक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सेलम, नमक्कल, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुवल्लूर और तिरुवन्नामलाई में भारी बारिश होने की संभावना है। खबर राजस्थान से। राजस्थान के कोटा में हत्या के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। ये संदीप हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने अतीक के घर को मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें, राजस्थान के कोटा जिले के कनवास कस्बे में रविवार दोपहर संदीप शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और बवाल मच गया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी अतीक अहमद के पिता की मांस की दुकान और मकान को आग के हवाले करने की कोशिश की थी। नाराज लोगों ने मुख्य आरोपी अतीक अहमद के घर को बुलडोज करने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वहीं कोटा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक कुरैशी और उसके साथी दीपक को रात में टोंक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कस्बे में अब शांति है और परिजनों व ग्रामीणों की मांग को पूरा करने की हर संभव कोशिश की जा रही है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। और ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में 3 अलग-अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इनमें 5 बदमाश घायल हुए और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टी पॉइंट पर हुई। स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने पुलिस चेकिंग देख फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुरादाबाद के राहुल देव चौधरी और दिल्ली के मंगोलपुरी के रहने वाले रतन चोपड़ा घायल हो गए। राहुल पर 25,000 का इनाम था। एनकाउंटर के बाद 9 मई को चेरी काउंटी से लूटी गई स्कॉर्पियो भी बरामद की गई। साथ ही तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। चार मूर्ति चौक पर दूसरी मुठभेड़ में हरियाणा से लूटी XUV 500 में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में औरैया के राजन सिंह और भरतपुर के गौरव शर्मा घायल हुए। राजन पर 25,000 का इनाम था। इनसे हथियार और 6,000 रुपए नकद बरामद हुए। दोनों पर हत्या, डकैती समेत 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं कैप्सूल कट के पास तीसरी मुठभेड़ में स्विफ्ट डिजायर में सवार बदमाशों ने निर्माणाधीन इमारत के पास पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में औरैया के रहने वाले मोहित घायल हो गए। साथ ही विराट और भंवर राम नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से लूटा गया आईफोन और हथियार भी बरामद हुए हैं।